मैं ओरेगन में एक छोटा सा कला स्टूडियो चलाता था। वह कोई खास जगह नहीं थी, बस दुकानों की एक कतार के ऊपर बना एक शांत कमरा, जहां मैं ज्यादातर बच्चों और शुरुआती लोगों को चित्र बनाना सिखाता था। उस समय तक कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई थी, कम से कम तब तक नहीं, जब तक मुझे वह ईमेल नहीं मिला। एक रात मैंने किसी का संदेश खोला, जिसमें उसने निजी तौर पर चित्रकला सीखने की इच्छा जताई थी। उसका नाम इवान था, लगभग 25 वर्ष का एक युवक। कुछ दिनों बाद वह अपनी पहली कक्षा के लिए आया। उसने मुझे बताया कि वह एक रसोइया है और उसने पहले कभी सच में चित्र नहीं बनाया था। इसलिए मैंने उसे कुछ बुनियादी अभ्यासों से शुरुआत कराने का निश्चय किया। मैंने उससे पूछा, तुम सबसे ज्यादा किसका चित्र बनाना चाहते हो? उसने अपना फोन निकाला, मुझे एक स्त्री की तस्वीर दिखाई और कहा, मैं अपना चित्र बनाना चाहता हूं जिसमें मैं उसे खाते हुए दिखूं। जैसे ही उसने ये कहा, मुझे अचानक जोर की मितली महसूस होने लगी। शायद ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन बात उसके शब्दों की नहीं थी। बात ये थी कि उसने ये कैसे कहा। जिस तरह वह मेरी ओर देख रहा था, उसका लहजा, उसकी आवाज, उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसी पल मेरा पेट मिचला दिया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। स्टूडियो में केवल हम दोनों ही थे और मुझे उसी समय एहसास हो गया कि उसके साथ कुछ बहुत गंभीर गड़बड़ थी। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और कहा, तुम यहाँ सच में चित्र बनाना सीखने आए हो, है ना? उसने सिर हिलाया। बिल्कुल, मुझे अपना चेहरा और उसका चेहरा बिल्कुल सही बनाना है, जितना हो सके उतना वास्तविक। मेरे लिए इतना सुनना ही काफी था। मैंने उससे कहा कि मैं उससे नहीं सिखा सकता और उससे वहां से चले जाने के लिए कहा। वह उलझन में पड़ गया, मानो उसे बुरा लगा हो, और मुझसे बहस करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद वह आखिरकार चला गया। मेरा सिर जोर से दर्द कर रहा था और उस दिन मैंने स्टूडियो समय से पहले ही बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो मैंने दरवाजे के सामने एक कागज पड़ा देखा। मैंने उसे उठाया। उस पर एक चित्र बना हुआ था। वह बेहद भयावह था। एक आदमी एक स्त्री के पैर को फाड़कर खा रहा था। चित्र में इतनी बारीकी थी कि उसे देखना भी डरावना था। खुली हुई हड्डियां, खून, सब कुछ इतनी सटीकता से बनाया गया था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा झकझोर दिया, वह उस चित्र में बने आदमी का चेहरा था। वह इवान था। और फिर मुझे चक्कर आने लगे, क्योंकि उस चित्र में बनी स्त्री मैं थी। मैंने वह कागज हाथ से गिरा दिया और चीख पड़ी। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने इंटरनेट से मेरी तस्वीर लेकर मेरा चेहरा बिल्कुल वैसा ही बना दिया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि चित्र कितना बारीकी से बनाया गया था। यह सोचकर ही मेरा शरीर सिहर उठा कि उसने घंटों बैठकर मेरे चेहरे का हर हिस्सा इतनी सावधानी से बनाया होगा। मैंने पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन मेरे हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि फोन ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। और साथ ही मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या इस बात के लिए उस पर वास्तव में कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिर भी पुलिस आए। मेरी पूरी बात सुनने के बाद वे इवान से मिलने गए और उसे कड़ी चेतावनी देकर आए। सौभाग्य से वह फिर कभी मेरे स्टूडियो नहीं आया। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद मुझे एक ईमेल मिला। बिना सोचे समझे मैंने उसे खोल लिया और उसी क्षण चीख पड़ी। उसमें एक चित्र जुड़ा हुआ था। उस चित्र में इवान मेज पर बैठकर खाना खा रहा था और उस मेज पर मेरा कटा हुआ सिर रखा था। उस चित्र की बारीकी अविश्वसनीय थी, मानो उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया हो जिसने मानव शरीर की रचना का गहराई से अध्ययन किया हो। हर मांसपेशी, त्वचा की हर परत, हर नस को इतनी डरावनी सटीकता से बनाया गया था। और उसके नीचे एक संदेश लिखा था, मैं हमेशा इसी का सपना देखता हूँ। जब मैं ऐसे चित्र बनाता हूँ और उन्हें देखता हूँ, तब मैं सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा जीवित महसूस करता हूँ, इवान। मैंने तुरंत उसका ईमेल रोक दिया और संदेश मिटा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अनुभव हमेशा के लिए मेरे मन में बस गया। मैंने अपने बारे में इंटरनेट पर मौजूद लगभग हर चीज मिटा दी और अपना स्टूडियो भी दूसरी जगह ले गई। समय के साथ मैं फिर से सामान्य जीवन जीने लगी। मैं आज भी चित्रकला सिखाती हूँ, लेकिन आज भी मुझे डरावने सपने आते हैं। मैंने ये समझने की बहुत कोशिश की कि वह ऐसा क्यों था। मैंने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, किसी कारण की तलाश की, लेकिन मुझे कभी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। मैं केवल इतना समझ पाई कि उसे किसी तरह का विकृत जुनून था। मनोचिकित्सा में इसे विकृत यौन आसक्ति, पैराफिलिया कहा जाता है। शायद उसके भीतर ऐसी इच्छाएं थी जिन्हें वह वास्तविक जीवन में पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए वह उन्हें अपने चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता था। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या वह आज भी कहीं वही सब कर रहा होगा। जहां तक मेरी बात है, मैं बस उसके बारे में सोचना छोड़कर शांति से अपना जीवन जीने की कोशिश करती हूँ।
एक रात आधी रात के समय मैंने अचानक अपनी माँ को घर का मुख्य दरवाजा खोलते हुए सुना। फिर मैंने उन्हें कहते हुए सुना, तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, अंदर आओ, बैठो। मेरी माँ लगातार बात करती रही, लेकिन समस्या ये थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने सामने खड़े किसी व्यक्ति से बात कर रही हो। हालांकि बीच बीच में मेरी माँ चुप भी हो जाती थी और उस दौरान किसी की कोई आवाज नहीं आती थी। मैंने अपने आप से पूछा, क्या माँ फोन पर बात कर रही है? लेकिन अगर वे फोन पर होती तो मुझे केवल उनकी ही आवाज सुनाई देती। मैंने तो साफ साफ दरवाजा खुलने की आवाज भी सुनी थी। फिर मैंने खुद से पूछा, माँ आखिर किससे बात कर रही है? उस रात मैं उठी और ये देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली कि वे किससे बात कर रही है। मैं बाहर आई और ऐसे दिखाने लगी जैसे मुझे शौचालय जाना हो। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि मेरी माँ किसी से बात कर रही थी, लेकिन मैं यह नहीं देख पाई कि सामने कौन था, क्योंकि वह दीवार के पीछे छिपा हुआ था। इसलिए मुझे केवल मेरी माँ ही दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने देखा कि माँ गहरी बातचीत में थी, लेकिन बैठक में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। मैं पूरी तरह हैरान थी। तभी मेरी माँ बोली, अरे, और यह मेरी बेटी है। ये कितनी बड़ी हो गई है। जाओ, अपना परिचय दो। मैं उलझन में थी और बहुत डर गई थी। मैंने माँ से कहा कि मुझे शौचालय जाना है क्योंकि मुझे सच में बहुत जोर से पेशाब लगी है। फिर मैं दौड़कर अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं लगभग 5 मिनट तक वहीं रही। तभी मैंने माँ को कहते हुए सुना, अच्छा, फिर मिलते हैं। इसके तुरंत बाद दरवाजा बंद होने की आवाज आई। जब मैंने शौचालय का दरवाजा खोला तब तक मेरी माँ सोने जा चुकी थी। मैं भी सीधे अपने कमरे में लौट गई। कुछ दिनों बाद मैंने माँ से उस रात के बारे में पूछा, उस व्यक्ति के बारे में जिससे वे बात कर रही थी। माँ मुझे हैरानी से देखने लगी और बोली, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैंने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जिद करके कहा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आज तक मेरी माँ को यह बिल्कुल याद नहीं है कि उन्होंने उस रात किसी के लिए दरवाजा खोला था। जब मैं छोटी थी तब मैं अपने माता पिता और अपने 2 बड़े भाइयों के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। हमारे घर के बिल्कुल पास एक सिनेमा घर था। वहां मेरे पिताजी का एक दोस्त काम करता था, इसलिए हम अक्सर वहां जाया करते थे। हर बार जब हम जाते, मैं पूरे परिसर में इधर उधर दौड़ती रहती थी। अगर मैं ऊब जाती तो कभी कभी अकेले ही पैदल घर लौट आती थी। मेरी माँ को ये बात बहुत परेशान करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत हो गई। एक दिन हम फिर सिनेमा घर गए और हमेशा की तरह मैं घूमते घूमते अपनी माँ से बिछड़ गई। कुछ देर बाद मैंने चुपके से एक सिनेमा हॉल के अंदर जाने का फैसला किया। वह जगह काफी पुरानी और जर्जर थी, इसलिए वहां केवल कुछ ही फिल्में दिखाई जाती थीं और मैं उन सभी को पहले ही देख चुका था। मैं बहुत बुरी तरह ऊब चुका था। कुछ समय बाद मैं एक सीट पर ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो पूरा सिनेमा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। शुरू में मैं थोड़ा उलझ गया, लेकिन मुझे नीचे लोगों के सिर जैसी कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दी। इसलिए मैंने सोचा कि शायद बिजली चली गई है और इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सबसे पीछे वाली पंक्ति में बैठा था, इसलिए नीचे का पूरा दृश्य साफ दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पूरा सिनेमा हॉल खाली था। मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गया, फिर आवाज लगाई, हेलो, यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा था। तभी मुझे एहसास हुआ मैं बिल्कुल अकेला था और घुप अंधेरे सिनेमा हॉल के अंदर फंस गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अंधेरे में हाथ फैलाकर बाहर निकलने का रास्ता टटोलने लगा। कई बार सीटों से टकराया और लगभग गिर ही पड़ा, लेकिन आखिरकार मुझे दरवाजा मिल गया। करीब आधे सेकंड के लिए मुझे राहत मिली। फिर मुझे पता चला कि दरवाजा बंद था। उसी पल मैं सचमुच घबरा गया। मैं पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस उम्मीद में कि बाहर कोई मेरी आवाज सुन लेगा। कुछ सेकंड तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे पैरों की आहट सुनाई दी। वह सीटों के पीछे ऊपर की ओर से आ रही थी। मैं अकेला नहीं था। कुछ ही पल में उन कदमों की आवाज बच्चों की हंसी जैसी सुनाई देने लगी। और फिर जितनी अचानक वह आवाज आई थी, उतनी ही अचानक बंद भी हो गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि वे कदमों की आवाज मेरी ओर बढ़ रही है। वह पंक्ति दर पंक्ति नीचे उतरते हुए मेरे पास आ रही थी। जैसे जैसे आवाज तेज होती गई, मैं पूरी तरह घबरा गया। मैं और जोर से चीखने लगा और पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा। मुझे बाहर अपनी कुतिया के भौंकने की आवाज भी सुनाई दी। मैं उसका नाम लेकर उसे पुकारने लगा, किसी भी तरह की मदद की उम्मीद में। और तभी न जाने क्यों मुझे अचानक पीछे मुड़कर देखने की बहुत तेज इच्छा हुई। इसलिए मैं मुड़ गया।
और मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने वहां एक औरत को खड़ा देखा। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसके लंबे काले बालों ने उसका पूरा चेहरा ढक रखा था। वह मेरे बिल्कुल पास से गुजरी और सीधे दीवार के अंदर गायब हो गई। मैं इतना डर गया कि वहीं खड़े खड़े प्रार्थना करने लगा। और तभी अचानक सिनेमा हॉल का दरवाजा खुल गया। अंदर रोशनी भर गई। मैं दौड़कर बाहर निकला, पिताजी के दोस्त को कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। बाद में जब हम घर पहुंचे तो मैंने माँ को पूरी बात बताई। तब उन्होंने बताया कि जब मैं कहीं दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने समझ लिया था कि मैं पहले ही घर चला गया हूँ, इसलिए वे मेरे दोनों भाइयों के साथ घर लौट आई थी। ये घटना कई साल पहले की है। वह सिनेमा हॉल अब बहुत पहले से बंद पड़ा है और पूरी तरह वीरान हो चुका है। लेकिन आज भी जब मैं उसके पास से गुजरता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कभी कभी बिना एहसास हुए मेरे कदम अपने आप उसके प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगते हैं, जैसे कोई मुझे फिर से उसके अंदर खींच रहा हो। ये घटना कॉलेज खत्म होने के तुरंत बाद की है, जब मैंने पहली बार अपने लिए एक छोटा सा किराए का अपार्टमेंट लिया था। ज्यादातर लोगों की तरह शुरुआत में मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैं सबसे सस्ती जगह ढूंढ रहा था। वह अपार्टमेंट बहुत पुराना था। उसमें हमेशा एक अजीब सी सीलन की बदबू रहती थी जो कभी जाती ही नहीं थी। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। शुरुआती कुछ हफ्तों तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, कुछ भी अजीब नहीं हुआ। लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन मैं शौचालय पर बैठा था कि अचानक मेरी सांस रुकने लगी। ऐसा लगा जैसे कमरे की सारी हवा खींच ली गई हो। मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर भागा। जैसे ही मैं बाहर निकला सब कुछ सामान्य हो गया। मैंने सोचा कि शायद हवा आने जाने की व्यवस्था में कोई समस्या होगी या फिर अंदर ऑक्सीजन कम होगी। लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं तनाव में हूं और बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन ये बार बार होने लगा। और यह हमेशा तभी होता था जब मैं शौचालय के अंदर होता था। एक दिन मैं नहा रहा था कि अचानक मुझे शौचालय की तरफ से आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो उसके अंदर का पानी जोर जोर से हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी हिलाया हो। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं छुआ था। ऐसा होने की कोई वजह नहीं थी। उसी समय मुझे सचमुच बेचैनी महसूस होने लगी। कुछ दिनों में पूरे शौचालय से जलती हुई किसी चीज की गंध आती थी, जैसे कोई स्क्विड भून रहा हो। दूसरे दिनों में वहां से खून या सड़ी हुई किसी चीज जैसी बदबू आती थी। और उन दिनों फर्श पर हमेशा कोई चिपचिपा तरल पड़ा रहता था। शौचालय का कागज बिना किसी कारण पूरी तरह भीगा हुआ होता था। और कभी कभी दीवारों पर पानी के छींटे भी दिखाई देते थे। उस समय तक मुझे लगने लगा था कि उस शौचालय में सचमुच कुछ बहुत गलत है, मानो उस पर कोई अभिशाप हो। आखिरकार मैंने लोगों से पूछताछ की, एक तांत्रिक का पता लगाया और उससे संपर्क किया। कुछ दिनों बाद वह मेरे अपार्टमेंट आया। जैसे ही उसने शौचालय के अंदर कदम रखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत भयानक चीज देख ली हो। फिर उसने धीरे धीरे अपनी नजर शौचालय की ओर झुका दी। मैंने भी उसकी नजर का पीछा किया। शौचालय का पानी लाल हो चुका था। तांत्रिक ने तुरंत पानी बहा दिया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा शायद मुझे भ्रम हो रहा है। लेकिन तांत्रिक ने मेरी ओर देखा और सिर हिलाया। कुछ देर बाद उसने बताया कि यह अपार्टमेंट पहले एक अपराधी गिरोह का ठिकाना हुआ करता था और इसी शौचालय में कई लोगों को यातनाएं दी गई थी और उनकी हत्या की गई थी। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के वह घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, कृपया मुझे जाने दो। और फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती उसका सिर नीचे दबा दिया हो। एक ही पल में उसका चेहरा शौचालय के पानी में घुसा दिया गया। वह बुरी तरह छटपटाने लगा। मैं तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा और उसे पीछे खींचने की कोशिश की। लेकिन उसका सिर इतना भारी लग रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पूरी ताकत से नीचे दबाए हुए हो। बहुत देर तक संघर्ष करने के बाद मैं किसी तरह उसे बाहर खींच पाया। वह जोर जोर से खांस रहा था, हाँफ रहा था और साफ दिखाई दे रहा था कि उसे बहुत तकलीफ हो रही है। फिर उसने कहा कि वह अकेले इस चीज का सामना नहीं कर सकता। उसे अपने गुरु को लाना पड़ेगा ताकि सही तरीके से भूत प्रेत उतारने की विधि की जा सके। और इसमें बहुत पैसे लगेंगे। सच कहूं तो एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वह मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो कुछ मैं पहले ही देख और झेल चुका था, उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचूं। उसके जाने के बाद भी शौचालय की अजीब घटनाएं बंद नहीं हुई। एक दिन मैं नहा रहा था कि अचानक किसी चीज ने मेरी एड़ी पर जोर से टक्कर मारी। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं जोर से फर्श पर गिर पड़ा। साबुन की वजह से सब कुछ फिसलन भरा था। मेरा शरीर इतनी जोर से टाइलों से टकरा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह सब सच नहीं था।